आज की इस वीडियो में हम बीए थर्ड सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस राजनीति शास्त्र के जो है वो क्वेश्चंस पेपर का संपूर्ण हल देखेंगे। पेपर कोड है आपका 24-19 और ये पेपर जो है आपका 2024-25 में हुआ है। सारे क्वेश्चंस जो है इसमें इम्पोर्टेंट है। पेपर का जो है आपका पॉलिटिकल प्रोसेस ऑफ इंडिया का है। समय जो है आपको 2 घंटे दिया जा रहा है और पूर्णांक है आपका 75 नंबर। निर्देश के अनुसार जो है प्रश्नों का उत्तर देना है। खंड ए है, अ है जो है, सेक्शन ए जो है वो अति लघु उत्तरीय प्रश्नों का है, जिसमें जो है अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के सभी प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य है और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर जो है वो 100 शब्दों में देना है, इससे अधिक नहीं होना चाहिए। और हर एक प्रश्न जो है वो 3 नंबर का है। टोटल 15 नंबर का जो है पहला क्वेश्चन अति लघु उत्तरीय का आने वाला है। तो आज हम इस वीडियो में इन सभी क्वेश्चंस को देखेंगे। अति लघु, लघु और दीर्घ सभी प्रकार के क्वेश्चंस को हम देखने वाले हैं। सभी यूनिवर्सिटी के लिए इम्पोर्टेंट। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। संघवाद क्या है ये बताइए। उत्तर देखेंगे। संघवाद एक शासन प्रणाली है जहां शक्ति एक केंद्रीय प्राधिकरण और क्षेत्रीय सरकार जैसे राज्य सरकार और केंद्र सरकारों के बीच बटी होती है, जो संविधान के तहत अपने अपने क्षेत्रों में स्वतंत्र रूप से शासन करती है, जिससे देश की एकता और क्षेत्रीय विविधता दोनों का संतुलन बना रहता है। इसमें केंद्र सरकार पूरे देश के लिए और राज्य सरकार अपने राज्यों के लिए काम करती है, जिससे साझा मुद्दों पर सहयोग और क्षेत्रीय मामलों में स्वायत्तता सुनिश्चित होती है। भारत एक अर्धसंघीय व्यवस्था का उदाहरण है, जहां केंद्रों के पास राज्यों की तुलना में अधिक शक्ति है। जहां भारत में केंद्र जो है वो राज्यों से अधिक शक्तिशाली है। संघवाद की मुख्य विशेषताएं। 2 या अधिक स्तर की सरकारें। एक केंद्र सरकार और कई राज्य सरकारें होती हैं और कुछ मामलों में स्थानीय सरकारें भी होती हैं, जैसे ग्राम या नगर पालिका। भारत में केंद्र सरकार, राज्य सरकार और ग्राम पंचायत ये सभी होते हैं। शक्तियों का विभाजन। संविधान द्वारा केंद्र और राज्य सरकारों के बीच शक्तियों का स्पष्ट बंटवारा किया जाता है, ताकि कोई एक स्तर दूसरे पर हावी ना हो सके। लिखित संविधान। संघवाद में एक लिखित संविधान होता है जो सरकार के अधिकारों और कार्यों को परिभाषित करता है, जैसा कि भारत में है। संवैधानिक सर्वोच्चता। संविधान सर्वोच्च होता है और सभी स्तरों की सरकारें इसके अधीन होती हैं। दोहरी शासन प्रणाली। नागरिक एक ही समय में केंद्र और राज्य दोनों सरकार के प्रति जो है वो जवाबदेह होते हैं। संघवाद की अगली विशेषता है कि स्वतंत्र न्यायपालिका। विवादों के निपटारे और संविधान की व्याख्या के लिए एक स्वतंत्र न्यायपालिका भी संघवाद में महत्वपूर्ण होती है। भारत में संघवाद की बात करें तो भारत को राज्यों का संघ कहा जाता है, लेकिन इसमें एकात्मक और संघीय दोनों विशेषताओं का मिश्रण है, इसलिए इसे अर्धसंघीय कहा जाता है। संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को राज्यों का संघ जो है वो कहा गया है, न कि राज्यों के समझौते का परिणाम। संविधान के अनुच्छेद 1 में जो है भारत को राज्यों का एक संघ कहा गया है। इसमें जो है केंद्र के पास राज्यों की तुलना में जो है अधिक शक्तियाँ होती है, खासकर आपातकाल और राजस्व बंटवारे के मामले में। अब संघवाद का महत्व देख लेते हैं। तो जो है यह देश की एकता को बनाए रखते हुए विभिन्न क्षेत्रों की भाषाई, सांस्कृतिक और सामाजिक विविधताओं को समायोजित करता है। दूसरा है कि यह निर्णय लेने की प्रक्रिया को विकेंद्रीकृत करता है, जिससे स्थानीय जरूरतों के अनुसार शासन किया जा सके। अगला क्वेश्चन है कि दबाव समूह क्या है। प्रेशर्स ग्रुप के बारे में बताइए। उत्तर। दबाव समूह
प्रेशर्स ग्रुप। प्रेशर्स ग्रुप लोगों का एक संगठित समूह होता है जो सरकार की नीतियों और निर्णयों को प्रभावित करने का प्रयास करता है, लेकिन सीधे तौर पर सत्ता हासिल करने या चुनाव लड़ने का लक्ष्य नहीं रखता। जो दबाव समूह होता है वो चुनाव नहीं लड़ता है, लेकिन चुनाव को प्रभावित करता है। ये ट्रेड यूनियन, छात्र संगठन, किसान संघ या व्यावसायिक समूह जैसे होते हैं जो अपने साझा हितों जैसे श्रमिक अधिकार, पर्यावरण संरक्षण के लिए लॉबिंग, प्रचार और विरोध प्रदर्शन जैसे तरीकों से सरकार पर दबाव डालते हैं। ये राजनीतिक दलों से अलग होते हैं क्योंकि इनका उद्देश्य किसी एक मुद्दे या हित की ही वकालत करना होता है, न कि पूरी विचारधारा पर आधारित शासन करना। अगला क्वेश्चन है कि जातिवाद क्या है, इसके बारे में बताइए। उत्तर, जातिवाद क्या है? जातिवाद यह एक ऐसी विचारधारा और व्यवहार है जो लोगों को उनकी जाति के आधार पर अलग मानता है, भेदभाव करता है और अपने जाति समूह को दूसरे से श्रेष्ठ या हीन समझता है, जिससे असमानता बढ़ती है। यह अपने ही जाति के प्रति अत्यधिक लगाव और अन्य जातियों के प्रति घृणा या द्वेष की एक भावना है। जातिवाद अपने जाति के प्रति अत्यधिक लगाव और अन्य जातियों के प्रति घृणा की एक भावना है। अगला क्वेश्चन है कि भ्रष्टाचार क्या है, इसके बारे में बताइए। करप्शन क्या है ये बताइए। उत्तर, भ्रष्टाचार, जिसे करप्शन भी कहते हैं। भ्रष्टाचार का मतलब निजी लाभ के लिए सार्वजनिक शक्ति या पद का दुरुपयोग करना होता है, जिसमें रिश्वत लेना, गबन करना, भाई भतीजावाद करना या धोखाधड़ी जैसे गैर ईमानदार गतिविधियां शामिल होती हैं, जिससे जनहित को नुकसान होता है और संस्थाओं में विश्वास कम होता है। यह सिर्फ सरकारी अधिकारियों तक सीमित नहीं, बल्कि किसी भी क्षेत्र में हो सकता है जहां कोई व्यक्ति अपने अधिकार या भरोसे का गलत इस्तेमाल करता है। अगला क्वेश्चन है धर्म निरपेक्षता। पहले का ई। उत्तर, धर्मनिरपेक्षता। धर्मनिरपेक्षता एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें राज्य का कोई विशेष धर्म नहीं होता और वह सभी धर्मों को समान मानता है, किसी के साथ भेदभाव नहीं करता, बल्कि सभी को अपने अपने धर्म का पालन करने की स्वतंत्रता देता है। इसका मतलब है कि राजनीति और कानून में धर्म का हस्तक्षेप नहीं होता है और हर नागरिक को अपने विश्वास के अनुसार जीने का अधिकार होता है, चाहे वह किसी भी धर्म को मानता हो या ना मानता हो। भारत में संविधान द्वारा धर्मनिरपेक्षता को अपनाया गया है, जो सभी नागरिकों के लिए समान अवसर और स्वतंत्रता सुनिश्चित करता है। आगे है सेक्शन बी, खंड ब, लघु उत्तरी प्रश्नों का। इसमें से 5 क्वेश्चन करना है। हर एक क्वेश्चन 6 नंबर का, टोटल 30 नंबर का। तो इसमें दिया है कि केवल 5 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 200 शब्द के अंदर ही होना चाहिए, उससे अधिक नहीं होना चाहिए। पहला क्वेश्चन है इसमें का कि लोकतांत्रिकरण से आप क्या समझते हैं। लोकतांत्रिकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई देश या शासन प्रणाली एक सत्तावादी या तानाशाही व्यवस्था से निकलकर लोकतांत्रिक शासन की ओर बढ़ती है, जहां जनता को अपने नेताओं को चुनने का अधिकार, समान स्वतंत्रता और राजनीतिक भागीदारी का भी अवसर मिलता है, जिससे एक अधिक न्यायपूर्ण और समावेशी समाज का निर्माण होता है। यह एक क्रमिक यानी धीरे-धीरे या अचानक होने वाला एक बदलाव है, जिसमें चुनाव, नागरिक स्वतंत्रताएं, राजनीतिक जवाबदेही जैसे तत्व वो शामिल होते हैं। अब बात करते हैं इसमें कि लोकतांत्रिकरण के मुख्य पहलू क्या हैं। पहला है शासन प्रणाली में बदलाव। यह एक अधिनायकवादी सरकार से लोकतांत्रिक सरकार की ओर संक्रमण है,
जिसमें सत्ता का विकेंद्रीकरण होता है और लोगों का जो है प्रभाव बढ़ता है लोकतांत्रिकरण सरकार में। इसमें जन की भागीदारी होती है। जनता को मतदान, विरोध प्रदर्शन और राजनीतिक प्रक्रियाओं में भाग लेने का अधिकार मिलता है, जिससे वे अपने शासकों को चुन सकते हैं। इसमें नागरिक स्वतंत्रताएं मिलती हैं। इसमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता और समानता जैसे मौलिक अधिकारों का विस्तार शामिल होता है। इसमें जो है लोकतांत्रिकरण में कानून का शासन होता है। यह सुनिश्चित करता है कि सभी लोग और शासक कानून के जो है अधीन और कानून का जो है पालन करें। लोकतांत्रिकरण में जो प्रक्रिया हो, यह भीतर से क्रांति या बाहर से या क्रमिक सुधारों के माध्यम से भी होता है, जिसमें प्रतिस्पर्धी चुनाव होते हैं, सभी के लिए मताधिकार होता है और राजनीतिक पदों के लिए चुनाव जैसे तत्व शामिल होते हैं। उदाहरण, भारत जैसे देश में लोकतांत्रिकरण के कारण ही हर नागरिक को बिना किसी भेदभाव के वोट देने का अधिकार मिला है और स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व व न्याय के सिद्धांतों पर सरकार बनती है। संक्षेप में लोकतांत्रिकरण एक ऐसी यात्रा है जो किसी समाज को अधिक स्वतंत्र, न्यायपूर्ण और जनता केंद्रित व्यवस्था की ओर ले जाती है, जहां सत्ता जो है जनता के हाथों में होती है। अगला क्वेश्चन है बी नंबर की, भारत में दलीय प्रणाली की विवेचना कीजिए। उत्तर, भारत में जो है दलीय प्रणाली, भारत में बहुदलीय प्रणाली है जहां राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दलों का प्रभुत्व है जो देश की विविधता को दर्शाते हैं। यह प्रणाली गठबंधन सरकार, विभिन्न विचारधाराओं और क्षेत्रीय दलों के मजबूत प्रभाव के लिए जानी जाती है, जिससे त्रिसंघ विधानसभाएं आम हैं और चुनाव आयोग द्वारा दलों को मान्यता दी जाती है। यह प्रणाली भारत के विशाल आकार और सामाजिक विविधता के कारण विकसित हुई है और सभी आवाज़ों को प्रतिनिधित्व देने के लिए महत्वपूर्ण है। हालांकि इसमें व्यक्तित्व पूजा और दल बदल जैसी चुनौतियां भी शामिल हैं। भारत में दलीय प्रणाली की प्रमुख विशेषताएं। बहुदल व्यवस्था। बहुदल व्यवस्था भारत की सबसे प्रमुख विशेषता है, जहां कई राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दल सक्रिय हैं जो विभिन्न विचारधाराओं और हितों का प्रतिनिधित्व करते हैं। गठबंधन की राजनीति। गठबंधन की राजनीति किसी एक दल को पूर्ण बहुमत न मिलने के कारण गठबंधन सरकारें बनाना आम बात है, जिससे अक्सर त्रिशंकु संसद जो है वो बनती है। इसमें जो है क्षेत्रीय दलों का प्रभुत्व होता है। देश के विभिन्न हिस्सों में क्षेत्रीय दल बहुत शक्तिशाली हैं, जैसे तमिलनाडु में डीएमके, एआईएडीएमके, उड़ीसा में बीजेडी जैसे राष्ट्रीय राजनीति को प्रभावित करते हैं। राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दलों का मिश्रण। इसमें जो है भारतीय जनता पार्टी जैसे बीजेपी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आईएनसी जैसे राष्ट्रीय दल हैं। वहीं कई छोटे दल भी जो हैं इससे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसकी अगली विशेषता की बात करें तो विचारधाराओं की विविधता है इसमें, जैसे वामपंथी, दक्षिणपंथी, मध्यमार्गी जैसे सांप्रदायिक और गैर सांप्रदायिक दल मौजूद हैं जो समाज के विभिन्न वर्गों का जो है प्रतिनिधित्व करते हैं। इसमें जो है चुनाव आयोग की एक भूमिका होती है। चुनाव आयोग दलों को राष्ट्रीय या राज्य स्तरीय मान्यता देता है, जिससे उन्हें विशेष अधिकार जैसे पार्टी चिन्ह जो है वो मिलते हैं। व्यक्तित्व पूजा। इसमें कई बार दल किसी नेता के इर्द गिर्द केंद्रित हो जाते हैं, जिससे दल के कार्यक्रम से ज़्यादा व्यक्ति महत्वपूर्ण हो जाता है, जैसे इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के समय हुआ। दल बदल और दल परिवर्तन। इसमें दल बनाना, दल परिवर्तन, विलय और विभाजन भारतीय राजनीति का एक आम हिस्सा है, जिसमें दल बदल विरोध कानून द्वारा नियंत्रित करने का प्रयास किया गया है। संक्षेप में भारत की दलीय प्रणाली
गतिशील है, जो विविधता में एकता और लगातार बदलते राजनीतिक परिदृश्य को दर्शाती है, जहां गठबंधन और क्षेत्रीय मुद्दे महत्वपूर्ण हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, ग्रामीण विकास के लिए पंचायती राज संस्थाएं आवश्यक है, इसका वर्णन कीजिए। उत्तर, ग्रामीण विकास के लिए पंचायती राज संस्थाएं अत्यंत जो है वो आवश्यक है, क्योंकि ये सत्ता का विकेंद्रीकरण कर ग्रामीणों को निर्णय लेने की शक्ति देती है, जिससे स्थानीय जरूरतों के अनुसार विकास योजनाएं बनती हैं और पारदर्शिता आती है, जवाबदेही बढ़ती है, गरीबी उन्मूलन और सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित होती है और हाशिए पर पड़े वर्गों की भागीदारी बढ़ती है, जिससे समावेशी और सतत विकास जो है वो संभव होता है। पंचायती राज संस्थाओं की आवश्यकता और भूमिका। पहली इसकी आवश्यकता है स्थानीय स्वशासन और सशक्तिकरण। 73वें संविधान संशोधन के तहत स्थापित ये संस्थाएं ग्राम, क्षेत्र और जिला स्तर पर ग्रामीण जनता को लोकतंत्र में भागीदारी का अवसर देती है, जिससे स्थानीय मुद्दों का प्रभावी समाधान होता है। योजना निर्माण और कार्यान्वयन। ये ग्रामीण लोगों की आवश्यकताओं के आधार पर सामाजिक आर्थिक विकास योजनाएं बनाने और उन्हें लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जिससे वो विकास की प्रक्रिया में मांग आधारित बनती है। पारदर्शिता और जवाबदेही। ग्रामीण विकास जो है विकास कार्यों में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करती है, जिससे भ्रष्टाचार कम होता है और योजनाओं का सही क्रियान्वयन होता है। इसमें गरीबी उन्मूलन और सामाजिक सुरक्षा का भी होता है। इन संस्थाओं का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण गरीबी को कम करना, जीवन स्तर को सुधार करना और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है, जिससे वंचित वर्गों जैसे SC, ST के कल्याण को प्राथमिकता दी जाती है। संसाधनों का बेहतर उपयोग। ये स्थानीय संसाधन और सरकारी निधियों का प्रबंध करती है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली, पानी, स्वच्छता जैसी आवश्यक सेवाओं को सुधारा जा सके। जन भागीदारी और समावेशिता। ये महिलाओं और समाज के कमजोर वर्गों की भागीदारी सुनिश्चित करती हैं, जिससे समावेशी और न्यायपूर्ण विकास को बढ़ावा मिलता है। सतत विकास के लक्ष्य। भारत के अधिकांश नागरिक गांवों में रहते हैं, इसलिए सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने और ग्रामीण जीवन स्तर को उठाने के लिए जो है वो पंचायती राज संस्थाओं का जो है सुदृढ़ीकरण अनिवार्य है। संक्षेप में, पंचायती राज व्यवस्था ग्रामीण भारत की रीढ़ है, जो जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को मजबूत करती है और सतत ग्रामीण विकास की एक कुंजी है, जिससे महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज के सपने को साकार किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राजनीति पर जाति के प्रभाव का विश्लेषण कीजिए। उत्तर, भारतीय राजनीति में जाति का गहरा प्रभाव है, जो चुनावी रणनीति को, उम्मीदवारों के चयन और सत्ता साझेदारी को प्रभावित करता है। यह वंचित समुदाय को आवाज़ देता है, लेकिन साथ ही विकास से ध्यान भटकाकर विभाजन और संघर्ष को भी बढ़ावा दे सकता है, जिससे वोट बैंक की राजनीति और जातीय समीकरण बनते हैं, जहां पार्टियां जातिगत पहचान का उपयोग समर्थन जुटाने के लिए करती हैं। जाति के प्रभाव के मुख्य पहलू। मतदाता और समर्थन। वोट बैंक की राजनीति। राजनीतिक दल जो हैं वोट हासिल करने के लिए मतदाताओं को जातिगत संरचना पर विचार करते हैं और जातिगत भावनाओं का जो है वो सहारा लेते हैं। जातिगत समीकरण। पार्टियां विभिन्न जातियों को एकजुट कर वोट बैंक बनाने और चुनावी लाभ उठाने के लिए जातीय समीकरण जैसे यादव, मुस्लिम, दलित, पिछड़ा जो है वो बनाती है। उम्मीदवार चयन और प्रतिनिधित्व। जातिगत प्रतिनिधित्व। सरकार बनाते समय दल विभिन्न जातियों के प्रतिनिधियों को जो है शामिल करने का कोशिश करते हैं। अपनी जाति के उम्मीदवार।
लोग अक्सर अपनी जाति के उम्मीदवार को वोट देना पसंद करते हैं, भले ही उम्मीदवार में अन्य गुण कम हों। अगला जो इसका है तीसरा नंबर वो है राजनीतिकरण और पहचान। जाति का राजनीतिकरण। जातिगत पहचान और समूहों को राजनीतिक क्षेत्रों में लाया जाता है, जिससे पिछड़े और अंग्रेज जैसे नए समूह जो है वो बनते हैं। गठबंधन और संवाद। विभिन्न जाति समूहों को अपने आधार को व्यापक बनाने और बहुमत हासिल करने के लिए अन्य जातियों से गठबंधन करना पड़ता है, जो लोकतंत्र को मजबूत करता है। चौथा है इसमें का कि सशक्तिकरण और चुनौतियाँ। वंचितों को सशक्तिकरण। जातिगत राजनीति ने दलित और पिछड़े जातियों को सत्ता में हिस्सेदारी और निर्णय लेने की प्रक्रिया तक पहुंच प्रदान की है। विकास से भटकाव। जातिगत राजनीति जो है गरीबी, विकास और भ्रष्टाचार जैसे अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों से ध्यान हटा सकता है और सामाजिक तनाव व हिंसा का कारण जो है बन सकता है। जातिगत राजनीति में भारतीय संविधान और आरक्षण के बारे में, तो संविधान का लक्ष्य भेदभाव मिटाना था, इसलिए अनुच्छेद 17 में है, लेकिन आरक्षण जैसी नीतियों के बावजूद जाति राजनीति और समाज को जो है प्रभावित करती रही है। निष्कर्ष। जाति जो है भारतीय राजनीति का एक अस्थायी और जटिल यथार्थ है, जिसने राजनीति का जातिकरण और जाति का राजनीतिकरण किया है। यह सकारात्मक और नकारात्मक दोनों परिणाम देता है। एक और यह वंचितों को आवाज़ देता है, तो वहीं दूसरी ओर राष्ट्र के विकास और एकता के लिए बाध्य बन सकता है, जिससे सामाजिक समरसता और निष्पक्ष विकास की आवश्यकता महसूस होती है। अगला क्वेश्चन है इसमें का ई नंबर की भारतीय राजनीति में धर्म की क्या भूमिका है। उत्तर। भारतीय राजनीति में धर्म की भूमिका जटिल और बहुआयामी है, जहां चुनावी रणनीति, सामाजिक पहचान और नीति निर्माण को प्रभावित करता है, जिससे बहुसंख्यकवाद और सांप्रदायिकता को चुनौती पैदा होती है। वहीं संविधान धर्मनिरपेक्षता और धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी देकर संतुलन बनाने का प्रयास करता है। हालांकि व्यवहार में धर्म का राजनीतिकरण वोट बैंक विभाजन और विकास से ध्यान भटकाने के लिए भी इस्तेमाल होता है। धर्म की भूमिका के मुख्य पहलू। धार्मिक पहचान और वोट बैंक। राजनीतिक दल धार्मिक पहचान का उपयोग मतदाताओं को एकजुट करने के लिए करते हैं, जिससे चुनावों में धार्मिक भागीदारी बढ़ती है और जो है उनका वोट बैंक बनता है। सांप्रदायिकता और विभाजन। धर्म का राजनीतिकरण अक्सर समाज में विभाजन और तनाव पैदा करता है, जैसा कि अतीत में सांप्रदायिक दंगों और विभाजन में देखा जाता है। धर्म का नीति निर्माण पर प्रभाव। धार्मिक समूहों और मुद्दों नीति निर्माण को जो है प्रभावित करते हैं और सरकारें धार्मिक भावनाओं को साधने के लिए नीतियाँ बनाती हैं, जैसे कि फतवा राजनीति है। अगला जो इसमें है वो धर्मनिरपेक्षता को चुनौती देना। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, लेकिन धार्मिक बहुसंख्यवाद और राजनीतिक लामबंदी धर्मनिरपेक्ष ढांचे को चुनौती पेश करती है, जहां राज्य को सभी धर्मों के प्रति तटस्थ रहना चाहिए। धर्म जो है राष्ट्रवाद और विचारधारा पर क्या प्रभाव डालता है, तो धर्म जो है राष्ट्रवादी राजनीति और विचारधाराओं का एक स्रोत रहा है, जैसे हिंदुत्व की अवधारणा जो राष्ट्रीय पहचान को जो है प्रभावित करती है। ऐतिहासिक संदर्भ। प्राचीन काल से ही धर्म और राजनीति का संबंध रहा है, लेकिन आधुनिक भारत में यह एक जटिल संतुलन का विषय बन गया है, जहां व्यक्तिगत, आध्यात्मिक और राज्य की तटस्थता के बीच जो है तनाव रहता है। धर्म को लेकर जो है संविधान में संवैधानिक प्रावधान जो हैं वो क्या कहते हैं, संविधान में इसकी क्या भूमिका है, तो अनुच्छेद 25 कहता है में धर्म की स्वतंत्रता
धर्म का अंतरकरण और उसके पालन का जो है अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 26 में धार्मिक मामलों के प्रबंध की स्वतंत्रता दिया गया है। अनुच्छेद 15 में धर्म के आधार पर भेदभाव का विरोध किया गया है। संविधान के प्रस्तावना में कहा गया है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषित किया गया है। संक्षेप में जो है हम कह सकते हैं कि धर्म जो है भारतीय राजनीति का एक अभिन्न अंग है, जो सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह से काम करता है और लोकतंत्र, समानता और राष्ट्रीय एकता के सिद्धांतों के साथ इसके संतुलन की जो है आवश्यकता है। इसमें के 5 क्वेश्चन हो गए। अगला है सेक्शन सी, दीर्घ उत्तरी प्रश्न। जो है इसमें से 2 प्रश्नों के उत्तर देना है। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर जो है 500 शब्द के अंदर होना चाहिए, इससे अधिक नहीं होना चाहिए। एक क्वेश्चन 15 नंबर का है, टोटल 30 नंबर। पहला क्वेश्चन है, भारतीय राजनीति व्यवस्था को आकार देने वाले कारकों की विवेचना कीजिए। उत्तर, भारतीय राजनीति को आकार देने वाले कारकों में स्वतंत्रता संग्राम का प्रभाव, संविधान का लोकतांत्रिक और संघीय ढांचा, धार्मिक व सामाजिक विविधता, आर्थिक नीतियाँ, राजनीतिक दल और क्षेत्रवाद जातिवाद जैसी अनौपचारिक संस्थाएं जो हैं वो प्रमुख हैं, जो मिलकर एक बहुलवादी और समावेशी व्यवस्था बनाते हैं जहां चुनाव, न्यायपालिका और स्थानीय स्वशासन भी महत्वपूर्ण भूमिका जो है निभाते हैं। तो इसके जो है वो प्रमुख कारक कौन से हैं? तो पहला है ऐतिहासिक और वैचारिक कारक। स्वतंत्रता संग्राम, गांधी जी के अहिंसा और सत्याग्रह के सिद्धांत तथा विभिन्न विचारधाराओं का प्रभाव भारतीय राजनीति की एक नींव है। संविधान, भारत के विशाल और विस्तृत संविधान ने लोकतांत्रिक, संसदीय और संघीय ढांचे की स्थापना की, जिसमें मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व शामिल हैं। सामाजिक और सांस्कृतिक कारक। विविधता, भारत की बहुभाषाई, बहुधार्मिक और बहुसांस्कृतिक प्रकृति ने समावेशी राजनीति को बढ़ावा दिया है, लेकिन यह चुनौती भी जो है पेश करती है। जाति और धर्म, ये भारतीय राजनीति में महत्वपूर्ण अनौपचारिक कारक है जो मतदान व्यवहार और सामाजिक आंदोलन को प्रभावित करते हैं। अगला कारक है राजनीतिक और संस्थागत कारक। इसमें लोकतंत्र और बहुदल प्रणाली है। भारत एक संसदीय लोकतांत्रिक गणराज्य है जहां चुनाव आयोग द्वारा नियंत्रित निष्पक्ष चुनाव होते हैं और कई दल सत्ता में आते हैं। संघवाद, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा भारतीय व्यवस्था की एक प्रमुख विशेषता है जो शक्ति संतुलन सुनिश्चित करता है। औपचारिक संस्थाएं, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका जो सरकार के मुख्य अंग हैं। औपचारिक संस्थाएं, अनौपचारिक संस्थाएं हैं राजनीतिक दल, दबाव समूह और मीडिया। चौथा कारक है आर्थिक और विकास संबंधी कारक। इसमें आर्थिक नीतियाँ जैसे गरीबी उन्मूलन, भूमि सुधार और पंचवर्षीय योजनाओं जैसी समाजवादी नीतियों ने राजनीतिक दिशा को प्रभावित किया है। आर्थिक असमानता, विकास में क्षेत्रीय और सामाजिक असमानताएं राजनीति को प्रभावित करती हैं, जिससे विशेष ध्यान की मांग होती है। अगला कारक है स्थानीय शासन जैसे पंचायती राज। 73वें व 74वें संविधान संशोधन के तहत पंचायती राज संस्थाएं जमीनी स्तर पर सत्ता के विकेंद्रीकरण और सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा देती हैं। छठवां कारक है वैश्विक और क्षेत्रीय कारक। शीत युद्ध और पड़ोसी संबंध, अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय भू राजनीतिक परिस्थितियां भी भारत की विदेशी नीति और घरेलू राजनीति को जो है प्रभावित करती है। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था इन विभिन्न ऐतिहासिक, सामाजिक, संस्थागत और आर्थिक शक्तियों का एक जटिल मिश्रण है जो इसे अद्वितीय और गतिशील जो है बनाती हैं। अगला क्वेश्चन है कि भ्रष्टाचार को नियंत्रित करने वाले कारकों को बताइए।
उत्तर, भ्रष्टाचार को नियंत्रित करने वाले कारकों में मजबूत कानून, जैसे कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, स्वतंत्र जांच एजेंसियां जैसे कि सीबीसी, सीबीआई या सीएजी, पारदर्शिता बढ़ाने वाली तकनीकी जैसे कि ई गवर्नेंस, डिजिटल भुगतान, जनता की जागरूकता और भागीदारी जैसे कि आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन, सोशल ऑडिट और नैतिक शिक्षा और राजनीतिक इच्छाएं जो है शामिल हैं, जो लालच और जवाबदेही की कमी जैसे कारकों को कम करते हैं और नियमों के सख्त प्रवर्तन से दंड के डर को बढ़ाते हैं। भ्रष्टाचार नियंत्रण के जो है प्रमुख कारक कौन से हैं? पहला है कानून और संस्थागत उपाय। सख्त कानून, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम और लोकपाल लोकायुक्त जैसे कानून बनाना चाहिए और उन्हें सख्ती से लागू करना चाहिए। दूसरी है स्वतंत्र संस्थाएं, केंद्रीय सतर्कता आयोग जिसे सीबीसी, केंद्रीय जांच ब्यूरो जिसे सीबीआई कहते हैं और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जिसे सीएजी कहते हैं जैसी संस्थाओं को मजबूत करना चाहिए जो जांच और निगरानी करती रहें। कानून का शासन होता है यह सुनिश्चित करना कि कानूनी व्यवस्था भ्रष्ट अधिकारियों को दंडित करने में सक्षम हो। दूसरा जो है वो है पारदर्शिता और जवाबदेही, इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस का उपयोग करना, ई गवर्नेंस, सरकारी प्रक्रियाओं और प्रणालियों को सरल बनाना जिससे मानवीय हस्तक्षेप और भ्रष्टाचार के अवसर कम हो सके, जैसे कि ई टेंडरिंग, डिजिटल भुगतान करना, सूचना का अधिकार, राइट टू इंफॉर्मेशन, नागरिकों को सरकारी जानकारी तक पहुंच का अधिकार देना चाहिए जिससे पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़े। सार्वजनिक भागीदारी, सोशल ऑडिट के माध्यम से जनता को सरकारी योजनाओं की निगरानी में शामिल करना चाहिए। तीसरा जो कारण है भ्रष्टाचार को, शिक्षा और जागरूकता, इसमें नैतिक शिक्षा, शिक्षा के माध्यम से ईमानदारी और नैतिक मूल्यों को बढ़ावा देना चाहिए। जागरूकता अभियान, लोगों को उनके अधिकार और भ्रष्टाचार के दुष्प्रभावों के बारे में जागरूक करना चाहिए। अगला है भ्रष्टाचार को रोकने का उपाय, प्रौद्योगिकी का उपयोग, इसमें डिजिटलीकरण करना चाहिए जैसे कि ऑनलाइन सेवाओं और डिजिटल प्लेटफॉर्म जैसे जीईएम पोर्टल का उपयोग करना जिससे प्रक्रियाओं में पारदर्शिता आए और मानवीय संपर्क कम हो। पांचवा जो इसमें सुधार है भ्रष्टाचार को रोकने का वो है प्रणालीगत सुधार, प्रशासनिक दक्षता, प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करना ताकि भ्रष्टाचार के लिए खामियां न रहे। नीतिगत सुधार करना चाहिए जैसे परस्पर विरोधी प्रोत्साहन को खत्म करना जो भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हैं। भ्रष्टाचार को रोकने का अगला जो है कारक है वो है दंड और प्रोत्साहन करना, कठोर दंड, भ्रष्ट गतिविधियों में शामिल होने पर लगने वाले जुर्माने और सजा को जो बढ़ाना चाहिए। इसका सकारात्मक प्रोत्साहन, ईमानदार कर्मचारियों को जो है पुरस्कार देना चाहिए और भ्रष्ट आचरण की लागत को संभावित लाभ से अधिक करना चाहिए। अगला जो है वो है राजनीतिक इच्छा शक्ति, भ्रष्टाचार विरोधी कानून को प्रभावित ढंग से लागू करने और संस्थानों को मजबूत करने के लिए सरकार जो है प्रतिबद्धता दिखाए। इन कारकों के संयोजन से भ्रष्टाचार के कारणों जैसे लालच, पारदर्शिता की कमी, कमजोर कानून को नियंत्रित किया जा सकता है और इसे रोकने के लिए एक मजबूत वातावरण बनाया जा सकता है।